नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर किरण गीते विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ से। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता है, उसके ऊपर काफ़ी जानकारी भी देता है। मैं और मेरे पार्टनर डॉक्टर योगेश जोशी हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए आपकी जानकारी के लिए, फाइनेंस के बारे में बताने के लिए। तो आप वो ज़रूर देखिएगा। मैंने पिछले महीने भी टैरिफ के ऊपर वीडियोस बनाए थे। टैरिफ जो ट्रंप ने लगाए थे, टैरिफ जो ट्रंप ने बढ़ाए थे, तो उसका ग्लोबल मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है, इंडियन मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है, ये भी मैंने वो वीडियोस के ज़रिए आपको एक्सप्लेन किया था। तो मैं आशा करता हूँ आपने वो वीडियोस देखे हैं। इनफैक्ट अप्रैल मंथ में शुरुआत में ही मैंने कहा था कि वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ेगा ट्रंप के टैरिफ की स्टांस की वजह से। तो मैंने ये इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे, वार्न भी किया था कि जो रिटेलर्स है, जो नए लोग हैं, वो मार्केट से दूर रहे 15 दिन के लिए। तो ऐसा ही हुआ। 15 दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल थे, मार्केट काफ़ी नीचे आए थे और काफ़ी सारे लोगों का जिन्होंने रिस्क लिया उनका काफ़ी नुकसान हुआ। तो आज हमारा टॉपिक है जियोपॉलिटिक्स। तो जियोपॉलिटिक्स में हम आज डिस्कस करेंगे इसराइल और ईरान, ये दोनों के बीच की जंग की। तो ये जो जंग छिड़ी है इसको आज 3 दिन हो गए। तो मुझे काफ़ी सारे क्वेरीज आए, काफ़ी सारे सवाल आए कि इसराइल और ईरान को लेके ग्लोबल मार्केट्स या बाकी सारे देश इतने चिंतित क्यों है, वो क्यों इतना सोच रहे हैं, क्यों इतना परेशान है। बॉन्ड मार्केट ले लो, इक्विटी मार्केट ले लो, वो भी परेशान है। तो मार्केट्स के बारे में समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअली ये मसला है क्या। इसराइल और ईरान ये क्यों एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं। तो देखिए, इसराइल एक छोटा सा देश है, वो आपको भी मालूम है ना, और ईरान का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। इट इज़ 20 टाइम्स बिगर देन इसराइल। फिर भी इसराइल इतनी हिम्मत करता है कि वो ईरान के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। 30-40 सालों से दोनों में काफ़ी दुश्मनी है। तो आप जानते हैं कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है जहाँ शिया मुस्लिम ज़्यादा है। तो वो मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करने की उसकी आकांक्षा है, उसकी आशा है, तो वो सपने दिखता है पहले से। तो इजराइल को ऐसा लगता है कि अगर ईरान ज़्यादा ताकतवर बढ़ जाता है तो उसके एग्जिस्टेंस के लिए वो एक खतरा है, इजराइल का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। तो साइज में छोटा होने के बावजूद भी इजराइल में इतनी हिम्मत है कि वो ईरान के ऊपर अटैक करता है। उसके दो वजह है, एक तो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज और दूसरी बात यूएस का बैकिंग। ट्रंप ने उसको बैक किया है और ये पहले से होता आ रहा है। ईरान के पास वैसे तो इतना टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज तो नहीं है, लेकिन उसका स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग है। तो उसने क्या किया है कि उसे मालूम है कि उसकी जो मिलिट्री पावर है वो इसराइल से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो मिडल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए उसने काफ़ी सारे रिबेल ग्रुप तैयार किए हैं। तो आपने नाम सुना होगा, जैसे हिजबुल्ला, हमास और हुती। तो अगर आपने देखा पिछले 3-4 महीने का अगर जियो पॉलिटिक्स आप देखते हो तो हुआ क्या है। तो इसराइल ने पैलेस्टाइन पे अटैक करके हमास को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक हमास का जो टेरर एक्टिविटी उसने ख़त्म कर दिया है। उसके बाद हिजबुल्ला का भी जो रिबेल ग्रुप है उसको भी इसराइल ने टू लार्ज एक्सटेंट उसने उसको ख़त्म कर दिया है। तो अभी बचा कौन है? हुती। तो हुती को जो ये है, जो रिबेल ग्रुप, दे एग्जिस्ट इन येमेन, है ना। तो येमेन और ओमान ये ईरान के दोस्त हैं। ये रिबेल ग्रुप, ये इनको वेपन्स देना, उनको पैसा देना, ये सब काम ईरान करता है। तो दिस रिबेल ग्रुप्स, ये ईरान मिडल ईस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पिछले कई सालों से। और इसराइल को भी उसने ऐसे ही काफ़ी तकलीफ दी थी इन रिबेल ग्रुप्स के ज़रिए। तो अभी हम हमारे मुद्दे पे आते हैं कि इसको लेके इतने चिंतित क्यों है। देखिए, आपने पढ़ा होगा पेपर में, न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न चैनल्स में आपने सुना होगा कि ईरान की तैयारी चल रही है न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की। मतलब जो यूरेनियम जो लगता है न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर डेवलप करने के लिए, तो वो ईरान के पास है। तो इस यूरेनियम का इस्तेमाल करके ईरान अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। तो ईरान ये काफ़ी बार कह चुका है कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, वो सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी बनाएगा इस यूरेनियम को लेके। लेकिन यूएस को और इसराइल को इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है। अगर इसराइल को ऐसा लगता है, अगर ईरान ये न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर देता है तो इसराइल के एग्जिस्टेंस को खतरा हो जाता है।
तो ईरान ये न्यूक्लियर वेपन के ज़रिए उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अभी इसमें देखो ईरान को अपोज करने वाले बाकी कंट्रीज भी है, जो मुस्लिम कंट्रीज जो है, सऊदी अरेबिया, कतार, कुवैत, ये ईरान को अपोज करते हैं। तो ये भी ऐसा चाहते हैं कि इसराइल ये जो अटैक्स है कंटिन्यू करे, ईरान को वो डिस्ट्रॉय कर दे, है ना। तो अभी ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है, ये काफ़ी देर तक चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि इसराइल ने अटैक कर दिया और वो ख़त्म हो गया। मतलब अभी आप देख रहे हो कि हमास के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, पैलेस्टाइन के ऊपर अभी 1.5 साल हो गया, फिर भी वो लड़ाई चालू है। रशिया यूक्रेन का वॉर 3 साल से चालू है। तो ये जो रिबेल ग्रुप है, मतलब उनके लीडर ख़त्म हो जाते हैं, वो थोड़ा डॉर्मेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। तो ये सब जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट जो है, ये काफ़ी साल चलने वाला है। तो अगर ये काफ़ी साल चलेगा तो क्या ग्लोबल मार्केट डूब जाएंगे? तो इंडिया का जो मार्केट है वो भी डूब जाएगा। तो देखो, उसको समझने के लिए हमें 2-3 पहलू समझने पड़ेंगे। एक तो इजराइल ईरान वॉर अगर बढ़ जाता है, एस्केलेट हो जाता है, अगर यूएस में इसमें एंट्री करता है, तो ईरान ने धमकी दी है कि वो एक शिपिंग रूट है जिसे बोलते हैं हरमुज, स्ट्रेट ऑफ हरमुज। तो एक नैरो कैनाल है जहाँ से शिप्स जो है वो क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ईरान का मेन सोर्स है जो इनकम का, वो है क्रूड ऑयल, है ना। तो वर्ल्ड वाइड जितना भी क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है, उसमें से 25% क्रूड ऑयल ये कैनाल के जरिए एक्सपोर्ट किया जाता है बाकी कंट्रीज को। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार, इनका जो क्रूड ऑयल भी है वो यही कैनाल से जाता है। तो ईरान ने धमकी दी है कि ये जो रूट है, ये कैनाल है, वो बंद कर देगा। मतलब कैसे करेगा? तो वो जो रिबेल ग्रुप है, रिबेल ग्रुप को वेपन्स देगा, उसे बोलेगा शिप्स पर अटैक कर दो। अगर वो शिप्स पर अटैक करते हैं तो शिपिंग कंपनी वहाँ से शिप नहीं भेजेगी, तो क्रूड ऑयल ये बाकी देशों तक नहीं पहुँचेगा। इससे क्या होगा? तो क्रूड ऑयल का जो सप्लाई वो कम हो जाएगा। अगर सप्लाई कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा कि जो 60-62 पर बैरल था, वो अभी 75 बैरल तक पहुंच चुका है। तो इससे होगा क्या? तो क्रूड ऑयल को देखो, इंडिया का जो पैसा है ना, वो इंपोर्ट, वो 90% क्रूड ऑयल और गोल्ड, ये 2 चीज़ों में जाता है बाय करने में। तो वैसे तो हम ईरान से तो क्रूड ऑयल लेते नहीं है, क्रूड ऑयल, लेकिन बाकी देशों से क्रूड ऑयल जो लेते हैं वो यही शिपिंग रूट से जाता है ना। तो अगर ऐसा होता है, वैसे ये प्रोबेबिलिटी तो मेरे ख्याल से बहुत कम है कि उन्होंने धमकी दी है ईरान की ऐसा करेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है, जहाँ तक मेरी जियोपॉलिटिक्स की समझ है, मुझे नहीं लगता कि वो कैनाल बंद करेगा। तो इनके समझ लेते हैं कि अगर ऐसा है कि अगर 10% भी ऐसा होता है कि वो कैनाल उसने बंद कर दिया, तो क्रूड ऑयल का जो प्राइसेस है जो वो काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ता है तो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट जो भी इंडस्ट्रीज़ है, आप एविएशन ले लो, आप पेट्रोलियम ले लो, और लुब्रिकेंट्स ले लो, ऑयल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री ले लो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लो, केमिकल इंडस्ट्री ले लो, तो ये सारे इंडस्ट्रीज पे असर पड़ेगा। तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम हो जाएगा। तो दूसरी बात यह है कि उसको पैरेलल एग्जैक्टली नीचे टुवर्ड्स साउथ और एक छोटा कैनाल है, उसे बोलते हैं कैनाल ऑफ रेड सी। अभी रेड सी जो है वो मिडल ईस्ट और यूरोप से एशिया की तरफ जाता है, और उसके बाजू में है ओमान और येमेन। और ये येमेन के जो रिबेल ग्रुप है हुती, सो दे आर सप्लाइड वेपन्स बाय ईरान। तो ईरान उनको काफ़ी सारी ताकत देता है। तो ईरान ये भी कर सकता है कि रेड सी का जो पैसेज है वो भी वो बंद कर दे। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इंडिया का जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो रेड सी के जरिए होता है। तो ऐसा ले समझो, ये ऊपर जो है ये कैनाल ऑफ हॉर्मुज और नीचे जो है रेड सी। तो हॉर्मुज का कैनाल बंद हो जाएगा तो क्रूड ऑयल का सप्लाई बंद हो जाएगा। रेड सी अगर ये बंद हो जाता है तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट होने वाला माल है उसका रूट बंद हो जाएगा। अभी ये बंद होता है तो शिपिंग्स को क्या करना पड़ेगा? समझो अभी इंडिया को बाकी देशों को अगर उसका जो प्रोडक्ट्स है वो भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, ये 2 रूट तो अभी बंद हो गए। तो उसको, ये दोनों के नीचे ये अफ्रीका कंटिनेंट है, इसके नीचे है केप ऑफ गुड होप। तो ये शिप जो है इंडिया से लेके ऐसे केप ऑफ गुड होप को पूरा राउंड करके इधर से लेके यूरोप और मिडल ईस्ट ऐसा उसको आना पड़ेगा।
तो शिपिंग के चार्जेस काफ़ी सारे बढ़ जाएंगे, फ्राइट चार्जेस बढ़ जाएंगे, तो इससे कंपनीज के प्रॉफिट पे काफ़ी सारा असर पड़ेगा। तो ये सब प्रोबेबिलिटीज़ है ना। अगर ऐसा होता है तो देखो वॉर तो एस्केलेट होने वाला है। जहाँ तक मेरी समझ है, जब तक ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर जो साइट है ये पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाते और उनका जो लीडर है आयतुल्ला खोमेनी उसको वो पावर से हटा नहीं देते, तब तक यूएस और इजराइल चुप नहीं बैठने वाले। जैसा उन्होंने पैलेस्टाइन के साथ किया, ये लेबनान हिजबुल्लाह के साथ किया, तो ये ईरान और खोमेनी के साथ भी होने वाला है। ईरान की ताकत काफ़ी बड़ी है, इसलिए ये जो वॉर है ये बढ़ेगा। ऐसे नहीं है कि यूएस इजराइल ने डिसाइड कर दिया और कब्जा कर लिया, ये काफ़ी बढ़ेगा। इससे काफ़ी सारे इनोसेंट लोगों की जान जाएगी, काफ़ी अनरेस्ट होगा, मार्केट्स के ऊपर भी होगा। तो काफ़ी सारे लोगों ने सवाल पूछा तो निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरेगा क्या, मतलब क्रैश हो जाएगा क्या? देखो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि क्रैश होगा, करेक्शन होगा लेकिन क्रैश नहीं होगा। अब इसके 2-3 सारे रीज़न है। देखो हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स काफ़ी स्ट्रांग है। अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा या टेलीविजन पे देखा होगा कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम कर दी है। इंटरेस्ट रेट कम कर दिया मतलब अभी लोन सस्ते हो गए, तो पब्लिक अभी जो भी उनको नेसेसिटीज़ है, एसी ले लो, फ्रिज ले लो, कार ले लो, वो खरीदने में उनको अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, हमारा इन्फ्लेशन काफ़ी कम है ना। आप देखो अभी ग्रोसरी का खर्चा कम हो गया, ऑयल का खर्चा जो हम यूज़ करते हैं एडिबल ऑयल, उसका खर्चा भी काफ़ी कम हो गया, तो महंगाई काफ़ी कम हो गई है। तो हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स काफ़ी स्ट्रांग है। हमारे गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो फोकस है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरेगा। मैं लेवल तो ऑफिशियली नहीं बता सकता, लेकिन निफ्टी क्रैश नहीं होगा, होगा तो थोड़ा करेक्शन होगा, और मेरे लिए एक ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वो डिप में बाय करूँगा। तो ये था आज का वीडियो जियोपॉलिटिक्स और उसके ऊपर होने वाला, उसकी वजह से होने वाला असर मार्केट्स के ऊपर। और देखो ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट का जो रिलेशन है, मतलब यूएस मार्केट और वो, उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। कि काफ़ी सारे लोगों ने ये भी डिमांड की है कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाओ कि डाउ जोन्स के और नैस्डैक के बारे में और निफ्टी के बारे में ये रिलेशन कैसा है, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक था जियोपॉलिटिक्स, इजराइल और ईरान, और उसका ग्लोबल मार्केट्स पे, इंडियन मार्केट पे होने वाला असर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में इसकी या वीडियो की काफ़ी मदद होगी। तो ये विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ से हमारे एफर्ट्स है, हमारी कोशिश है कि आप तक मैं और मेरे पार्टनर डॉक्टर योगेश जोशी फाइनेंशियल के ऊपर वीडियोस बनाएं, जियोपॉलिटिक्स के ऊपर वीडियोस बनाएं, और आपके सामने सिंप्लीफाइड वे, बहुत ही आसान तरीके से आपको ये सारी खबरें आपके सामने रखें। तो ये हमारी कोशिश जारी रहेगी। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।